नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। साथियों, हम आपको बता दें कि प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी हैं, टेलीविज़न की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी है और सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, ट्रेंडिंग रही है। उन खबरों से आपका वास्ता क्या है? प्रेस वार्ता में आज हम उन तमाम बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे जो हर खास व आम के बीच में चर्चा का विषय रही हो, चाहे फिर वो राजनीति से जुड़ी खबर हो, समाज से जुड़ी खबर हो, स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर आपके दैनिक जीवन से जुड़ी खबर हो या फिर लोकसभा चुनाव के तमाम बड़े अपडेट्स या फिर फैसले हो। ये सभी खबरें आपको जानना ज़रूरी है और इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ में जुड़ गए हैं हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, हमारे एडिटर सूरज पाठक जी, लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी और थोड़ी देर में उत्तराखंड से हमारे स्टेट ब्यूरो हेड महेश सैनी जी भी हमको ज्वाइन करेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव सर, आपके पास में आना चाहूँगा कि वो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें कौन सी है जो इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। मेटा ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय खालिस्तानी सोशल मीडिया खातों के पीछे चीन का हाथ है। ये जो खबर है ये आज लगभग सभी मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है कि सोशल मीडिया कंपनी ने जो जारी किया है त्रिमाही जो थ्रेड रिपोर्ट है उसमें चीन को कटघरे में लिया है। आपको बता दें कि ये खबर खालिस्तानी से जुड़ा हुआ है कि खालिस्तानी सोशल मीडिया के जो खाते हैं, भले ही खालिस्तानी के कोई सदस्य उसमें हो या ना हो, चीन के जो मेंबर्स है वो सभी खालिस्तानी बन के हिंदुस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड सहित अनेक अन्य देशों में उनको भड़काने का काम करते हैं और खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए आह्वान करते हैं। इस फर्जी खाते से जिस प्रकार से इसका लोकेशन पंजाब दिखाया जाता था और ये इतनी शून्यजीत तरीके से चलाया जा रहा था कि किसी को ये पता नहीं चला कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। इस रिपोर्ट के बाद एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन एक्सपोज हुआ है और जिस प्रकार जो खालिस्तानी मूवमेंट है उस पर अब हो सकता है कि अंकुश लगे, क्योंकि इस मूवमेंट के पीछे जो लोग हैं वो उनके मंशा ये है कि ऐसा लगे कि खालिस्तानी मूवमेंट के पीछे बहुत लोग हैं और लाखों फर्जी खाते से उनको मोटिवेशन करने का काम करते थे, उनको पैसे की जरूरत पड़े वो भी दिया जाता था। इस प्रकार से जो है ये संचालित किया जाता रहा। अगर किसी खालिस्तानी समर्थक अगर कोई नहीं भी हो, जब उनको ये लगता है कि इनके पीछे इतनी बड़ी ताकत है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस मूवमेंट को सहयोग किया जा रहा है या पुश किया जा रहा है, तो साधारण व्यक्ति भी जो है उस मूवमेंट से जुड़ जाता है और यही इनका मोटिव था। तो इसमें जो आंदोलनकारी है उनको भड़काने से लेके तमाम चीजों से उनको मोटिवेशन किया है। यही कारण है कि हमें समय समय पर चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे न्यूजीलैंड हो या इंडिया हो, इसमें खालिस्तानी मूवमेंट को बल मिलता रहा है। इसके अलावा एक और खबर है कि जो नाटो देश है वो दबाव बना रहे हैं बाइडेन पर कि यूक्रेन को भी इस प्रकार के हथियार मुहैया कराया जाए जिससे वो रूस पर हमला कर सके। अभी तक पिछले 2 साल से ज्यादा समय हो चुका है यूक्रेन और रूस के हमले अभी जो है युद्ध पर। तो युद्ध में ये देखा गया है कि यूक्रेन के पास जो अभी बाहर से हथियार प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो विशेषकर अमेरिका जो उनको हथियार उपलब्ध करा रहे हैं, उन हथियारों में केवल डिफेंस के हथियार ज्यादा है, हमला करने की उनको इजाजत नहीं है और ना ही इस प्रकार के कोई हथियार उनके पास उपलब्ध है जो वो रूस पर हमला कर पाए। ऐसी स्थिति में यूक्रेन और नाटो देशों ने सबने मिल के बाइडेन पर ये दबाव बना रहे हैं कि हमें अब इस प्रकार का हथियार भी दिया जाए। डिफेंस हमने बहुत कर लिया है, डिफेंस करते करते हमारे काफी सेना, आम जनता यहाँ पर मारे जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में यदि हमें हथियार उपलब्ध नहीं कराएंगे तो हम उन पर हमला नहीं कर पाएंगे और जब तक हम हमला नहीं करेंगे ऐसे ही युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, हमारे देश धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा
और इसमें पूरा नाटो देश शामिल है। इसीलिए नाटो देशों ने एक मीटिंग कर बाइडेन पर ये लगाया कि भाई आप इस प्रकार के हथियार उपलब्ध कराइए ताकि हम उस रूस पर हमला करें और इसका निर्णायक युद्ध का जो है निर्णायक उसमें पहुंचा जा सके। एक और ये खबर ये जो बांग्लादेश के जो सांसद की हत्या कलकत्ता में हुई थी, इन हत्या को लेके अब नेपाल कनेक्शन भी मिला है कि हत्या के बाद ये भागकर नेपाल चला गया था जो हत्यारा है। उसके बाद जो उसके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो अमेरिका चला गया। इस प्रकार से जो है ये सांसद को अभी भी 16 दिन बाद भी उसके टुकड़े को ढूंढ नहीं पाया। डेड बॉडी तो मिलना संभव नहीं है। कारण क्या, जो बयान कसाई का जो बयान मिला है उसमें ये सामने आया है कि उन टुकड़े टुकड़े करके पूरे शहर में पॉलिथीन में भर के फिकवा दिया गया। ऐसे स्थिति में डेड बॉडी तो मिलना नहीं है। टुकड़े जरूर, कुछ टुकड़े मिले जरूर है, लेकिन बाकी टुकड़े भी मिलना अभी संभव नहीं है। इसको देखते हुए मुझे लगता है कि जो शव के जो कुछ टुकड़े हैं उसी पे आधार पर ही जो है ये आगे के केस इसमें चलना है। इसके अलावा एक और खबर है कि जो इजराइल है, जिस प्रकार से हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बाइडेन और यूक्रेन को हथियार नहीं दे रहे हैं रूस पर हमला करने के लिए, लेकिन एक और युद्ध जो है ये रूस और यूक्रेन के अलावा वो देखा जा रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। इजराइल तो उसमें इजराइल ने इस बार पूरी तरह से जो है युद्धों पर इतना ताबड़तोड़ स्तर पे चालू कर दिया है कि गाजा में अब किसी भी स्तर पे जो है कोई जनता के जो है रहने लायक वहाँ पर बचा नहीं है। जनता के स्थान वह सब भाग चुके हैं या मारे जा चुके हैं। अभी 24 घंटे में 53 लोगों की मौत हो गई है और इजराइल जो है इस बार निर्णायक भूमिका में आना चाहते हैं कि हमेशा के सरदर्द के बजाय या इस पार या उस पार की लड़ाई लड़ लिया जाए। इसको देखते हुए इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले और तेज कर दिया है, जिससे गाजा की स्थिति ये है कि गाजा में अब कोई वहाँ पर रहवासी शेष नहीं बचे हैं और जो इमारतें हैं वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, रहने लायक नहीं बचा है। इसके चलते अभी मुझे लग रहा है और खबरों में ये जिस प्रकार विस्तार पूर्वक इसका चित्र सहित प्रकाशित किया गया है उससे लग रहा है कि वहाँ की स्थिति इतना भयावह है कि वहाँ पर आने वाले कई वर्षों तक शायद वहाँ पर आम जनता का रहना कठिन होगा। मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही ईरान में उनके राष्ट्रपति के दुर्घटना में मौत हुई है, ये जो फलस्तीनी है इनके सबसे ज्यादा शक्तिशाली ताकत जो है वो ईरान था। वो ईरान के राष्ट्रपति उनके खुलकर समर्थन कर रहे थे। ऐसी स्थिति में जैसे ही ईरान में ये दुर्घटना घटी और उनके विदेश मंत्री के साथ में राष्ट्रपति की मौत हो गई है, उसके बाद से लग रहा था कि ईरान और इजराइल के बीच में भी एक बड़ी लड़ाई होने की संभावना है। लेकिन ऐसा लगता है कि ईरान ने जो वर्तमान जो उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति की भूमिका में है, उन्होंने इस पर कोई विशेष रुचि ना दिखाते हुए यहाँ ढील छोड़ दिया है। इसी ढील के कारण से ही जो है इजराइल ने ताबड़तोड़ वहाँ पर हमले किए और उस हमले में इतने लोग मारे गए हैं जो अब निर्णायक स्थिति में पहुंच गया है। उनके सामने या तो हथियार डालना ही एकमात्र उपाय रह गया है या कोई युद्ध विराम के लिए आगे होके उनको बात करनी पड़ेगी, नहीं तो वहाँ स्थिति और ज्यादा खतरनाक होने की संभावना है। बिल्कुल। अंतिम खबर आज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है ये है कि जो दक्षिण अफ्रीका है उसमें अब तक काउंटिंग चल रहा है। जैसे अभी भारत में कल आखिरी ये है वोटिंग है, इसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में भी वोटिंग हो चुकी है और केवल उनके काउंटिंग चालू है। उस काउंटिंग में जो 30 साल से नेल्सन मंडेला की जो पार्टी है वो बहुमत से अभी दूर है और ऐसा लग रहा है कि वहाँ भी हो सकता है कि गठबंधन की सरकार बने और 30 साल बाद नेल्सन मंडेला की जो पार्टी है वो ANC, उनको हो सकता है बड़ा झटका लगे। और जिस प्रकार का रुझान वहाँ के मतदाताओं में देखने को मिला है कि वो 30 साल के जो अभी कार्यकाल है उससे संतुष्ट नहीं है। यही कारण है कि हो सकता है कि वो पार्टी
इस बार सत्ता में ना आए, और यदि आए भी तो उनको गठबंधन के सरकार वहां पर बनानी होगी। बिल्कुल, जी। बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी हमारे साथ में जुड़े हैं। राष्ट्रीय स्तर की वो तमाम बड़ी खबरें आपको बताएँगे। सर, वो कौन-सी बड़ी खबर है जो राष्ट्रीय स्तर की है, जो अखबार की ख़ास हेडलाइंस बनी और सुर्खियों में रही? बिल्कुल मनीष, खबरों की शुरुआत करना चाहूंगा चुनावी खबरों से, क्योंकि 75 दिन के बाद में चुनाव का जो प्रचार था, चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और अब अंतिम चरण के मतदान के लिए कुछ घंटे शेष बचे हैं। उसके बाद में सबको प्रतीक्षा होगी 4 जून के जब परिणाम आने वाले हैं। आपको बताना चाहूंगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव अपने आप में कुछ अलग ढंग से चुनाव रहा है, क्योंकि इसके पिछले चुनाव जो देखे गए हैं, चाहे मुद्दों की बातें करें, नारों की बातें करें, आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार की बातें करें, तो इस बार ये जो चुनाव रहा है ये अपने आप में एक अलग ढंग का चुनाव रहा है। जनता ने भी जो अपेक्षा की थी वैसा नहीं देखा है, क्योंकि जैसा हम देखा करते थे कि झंडे डंडे ढोल नगाड़े और ये जो शोर शराबा था, ये शोर शराबा इस बार वैसा नहीं रहा जैसा पिछले चुनाव हुआ करता। हाँ, शोर शोर रहा है, आरोप का शोर रहा है, प्रत्यारोप का शोर रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 206 रोड शो रैलियां की हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 118 रैलियां कर चुके हैं, रोड शो कर चुके हैं। साथ ही विपक्ष के ओर से राहुल गांधी ने जो रैलियां की हैं, लगभग 107 रैलियां उन्होंने की हैं, और प्रियंका गांधी ने 108 रैलियां की हैं और रोड शो किए हैं। मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये जो रैलियां और रोड शो रही हैं, इन रोड शो में, रैलियों में, जनसभाओं में देखा गया है कि जहां आरोप लगाए गए हैं या किसी ने आरोप लगाया तो उसका पलटवार करते हुए जो भाषण दिए उसमें अपनी एक बात मिला करके, तो ये तमाम चीजें चुनाव में देखने मिली हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जिस तरह से चुनाव प्रचार का आखिरी चरण रहा है, अंतिम चरण के प्रचार का आखिरी चरण जो रहा है, अंतिम दिन रहा है, और उसमें जिस तरह से बयानबाजी हुई है, क्योंकि यहाँ एक तरफ देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा आक्रामक भूमिका में नजर आए हैं। उन्होंने चाहे इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर ले, हम चुनाव में चूड़ियों की बात कर ले, मंगलसूत्र की बात कर ले, हिंदू मुसलमान की बात करें, राम मंदिर की बात करें, इसके साथ में इससे पहले उन्होंने 2 दिन पहले जो बात कही थी कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी और मुझे कुछ बड़े फैसले लेने हैं। उन्होंने कल होशियारपुर में सभा थी और वहां उन्होंने कहा है कि मेरा मुंह न खुलवाएं, 7 पीढ़ियों के पाप खोल दूंगा। इस तरह से जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, हालांकि उनकी इस बात को लेकर के और मतदाताओं को भेजे गए पत्र में जो चीजें थी, तो वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बात जरूर कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पद की गरिमा गिराई है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कहा कि वो भाषण देते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये जो तमाम विपक्षी दलों के नेता हैं, ये हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे उनकी भाषा को लेकर, आरोपों को लेकर के, संवैधानिक पद की गरिमा को लेकर के, लेकिन मनमोहन सिंह ने ये आरोप लगाया है और पूर्व प्रधानमंत्री, और उन्होंने जो बात कही है, क्योंकि जिस तरह से पंजाब के मतदाताओं को जो पत्र भेजा गया था, तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उस पत्र को लेकर आरोप लगाया कि मोदी ने सार्वजनिक संवाद की गरिमा गिराई है। उन्होंने नफरत भरे भाषण देकर प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है और पंजाबियत को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। क्योंकि यहाँ पर एक बात देखिए, जहाँ लालटेन लेकर मुजरा करने की बात आई, तो वहां कहा गया कि बिहार के लोगों का अपमान किया गया। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बात कही थी कि जब बत्ती भड़कने लगती है तब समझ जाना चाहिए कि लालटेन बुझने वाली है। तो इस तरह की जो बातें हुई हैं इस देश के चुनाव में, वो कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार बनी रही, गर्म करने के लिए बनी रही। यहाँ दूसरी तरफ बात करूंगा कि इस चुनाव में एक चीज हमने और देखी थी कि जब चुनाव चल ही रहे थे तब कर्नाटक में एक सेक्स स्कैंडल की बात हुई थी कि कथित सेक्स स्कैंडल वहां उजागर हुआ। लगभग 3000 वीडियो की बात आई और जो जद एस के सांसद रहे हैं प्रज्वल रवन्ना, उन पर आरोप लगे थे, फिर वो विदेश भाग गए थे और कल जब वो लौटे हैं, क्योंकि म्यूनिक से जब वो भारत लौटे हैं तो उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस पहले से जारी था, इसलिए इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने बेंगलुरु के कैंपगोड़ा जो हवाई अड्डा है, वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां से उनको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद कर्नाटक पुलिस को सौंप दिया है। कर्नाटक पुलिस ने प्रज्वल रवन्ना को सेक्स स्कैंडल की जांच के लिए बनी एसआईटी को सौंप दिया है। और इससे पहले कर्नाटक के कांग्रेस के सांसद डी के सुरेश ने कहा था कि प्रज्वल
एसआईटी के सामने पेश होंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी प्रज्वल वोट डालने के तुरंत बाद जर्मन चले गए थे और उसके बाद में वो तमाम चीजें आई थी कि उन्होंने अपने घर बुला करके या वहां जो शोषण की बात आई थी, सेक्स स्कैंडल की बात आई थी, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष भी सत्ताधारी दल पर हावी रहा है और आरोप लगाए गए हैं कि महिलाओं की इज्जत की जब बात आई, कि महिलाओं के सम्मान की जब बात आई, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित दलों के नेता ही जो हैं इस तरह की हरकतों में लिप्त होते हैं, इस तरह की घटनाओं में लिप्त होते हैं। दूसरी तरफ बात करना चाहूंगा कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन ही मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनावी सभाएं की हैं और उन्होंने वहां पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस जो इस समय संविधान बचाने की बात कर रही है, संविधान बचाने के नाम पर चुनाव लड़े, क्योंकि हमने देखा है चुनाव प्रचार में राहुल गांधी चुनावी सभाओं में हाथों में संविधान की पुस्तक लेकर के हवाला देते हैं कि ये यदि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जीत गए और सरकार बन गई तो ये संविधान की पुस्तक को फाड़ कर फेंक देंगे। तो इस बात पर पलटवार करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिस तरह से पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा संशोधन संविधान में कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में हुए हैं। साथ ही आपातकाल लगाकर संविधान को दरकिनार करने का काम भी जो है कांग्रेस ने किया है और वही कांग्रेस अब संविधान बचाने की बात कर रही है। क्योंकि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उत्तर प्रदेश में जब प्रचार किया तो देवरिया के लोकसभा से जो पार्टी के प्रत्याशी हैं शशांक मणि त्रिपाठी और रावर्ट्सगंज की लोकसभा के जो दुद्दी विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी हैं श्रवण सिंह गौड़, उनके समर्थन में उन्होंने रोड शो किया और उन्होंने कहा कि संविधान भारतीय जनता पार्टी बचा रही है। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो संविधान सुरक्षित है, क्योंकि 100 से ज्यादा संशोधन यदि किसी ने किए हैं संविधान में तो वो कांग्रेस ने किए हैं। दूसरी तरफ बताना चाहूंगा कि ये जो तमाम सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं, इस बीच में एक चर्चा और है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान में जाने की, कि जहां एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक पर ध्यान के लिए पहुंचे हैं, तो उस ध्यान को लेकर भी सियासत की जा रही है। क्योंकि ये बात है तमाम तरह की जो आ रही थी, क्योंकि 2019 के चुनाव के बाद हमने देखा था कि मतदान के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ की गुफा में तपस्या के लिए गए थे, ध्यान के लिए गए थे, और इस बार वो गए हैं कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक पर ध्यान लगाने के लिए। पिछले बार 17 घंटे का उनका यह प्रवास रहा, इस बार 24 घंटे का प्रवास है। इसको लेकर भी सियासत हो रही, जहां एक तरफ ममता बनर्जी और तमाम विपक्षी दलों के जो नेता हैं इस पर भी आपत्ति ले रहे हैं कि यदि इसका प्रसारण हुआ तो शिकायत की जाएगी। तो इस तरह की जो तमाम चीजें हैं सियासी गलियारों में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। जी बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ में हमारे उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर की लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं। ज्ञानेश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की वो तमाम बड़ी खबरें कौन सी है जो इस वक्त चर्चा का विषय बनी है, चाहे वो अखबार की दुनिया हो या टेलीविजन की दुनिया हो। देखिए मनीष जी, सबसे पहले मैं ध्यान केंद्रित कराना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर रोज हाहाकार है। लोग कहीं न कहीं टायरों को जलाकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बीच रोड पर जो बिजली विभाग है उसके सामने बुजुर्ग व्यक्ति लेटकर आरोप लगा रहा है कि कई घंटों से बिजली नहीं आती, लेकिन शासन प्रशासन उस पर ध्यान नहीं देता। जब कई वीडियो वायरल होने के बाद में बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं, एमडी माध्यांचल, वो कल देखने को मिले कि क्षेत्र पे वो दौरा कर रहे हैं और शिवपुरी उपकेंद्र का निरीक्षण उन्होंने किया है और उन्होंने अधिकारियों को भी सचेत किया है कि बिजली ठीक समय पर आए और कहीं कोई ऐसी व्यवस्था न हो जिससे कि जनता को दिक्कत हो। उन्होंने मोबाइल पर आने वाली कॉल को भी अटेंड करने के निर्देश दिए हैं और उपभोक्ता की शिकायतों का निस्तारण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि विशेष नज़र रखी जाए जो ट्रांसफार्मर हैं, लोड कितना है, ताकि ट्रांसफार्मर जलने ना पाए। तो इसको लेकर उन्होंने जो है दौरा किया और अधिकारियों को सचेत किया। यही मैं बात करना चाहूँगा मनीष की बहराइच की, उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले की, जहाँ मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान महिला की मौत हो जाती है और बुखार की शिकायत लेकर अस्पताल पहुँचता है और परिवारजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उसने कहा है कि घंटों से स्ट्रेचर पर तड़प रही थी महिला। परिजनों का कहना है महिला को समय से नहीं देखा, ना तो ऑक्सीजन लगाया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। ये पूरा मामला जो है कोतवाली देहात के रायपुर राजा की रहने वाली महिला है उसका है। वहीं मैं मनीष जी बताना चाहूँगा कि एक जो रामपुर है जिला, वहाँ के वीडियो वायरल हुआ था और वीडियो में एक महिला ने अपने पुलिस विभाग पर लगातार आरोप लगाए हैं और ये पूरा मामला है जो सिपाही एसओ की आंख में
मिर्ची पाउडर झोंकती है और फिर सिपाही महिला ने एसओ की लाठी से पिटाई की है। ये पूरा जो है खजुरिया थाना एसओ राजीव कुमार की पिटाई है, ये कहा जा रहा है। रामपुर कप्तान ने महिला सिपाही को निलंबित किया। वहीं निलंबित महिला सिपाही ने एक वीडियो वायरल किया है और उसने अपनी विभाग पर आरोप लगाए हैं। उसने कहा है कि पीड़ितों को किस तरीके से परेशान किया जाता है, जो पुलिस किस तरीके से भगाती है। वो जो निर्दोष होता है उनकी डिग्गी में असलहा रख देती है और उनको धमकी देती है। हर जो एफआईआर होती है गलत, उस पे भी पैसे लेने का काम करती है। तो अपने ही विभाग पर एक वीडियो वायरल कर रही है, तो कहीं न कहीं ये बड़ा मामला है। ये कह रही है कि पुलिस वर्दी की आड़ में भेड़िए छुपे हुए हैं। महिला आरक्षी ने आरोप लगाए हैं और इससे सनसनी कहीं न कहीं पुलिस विभाग में फैली हुई है। मैं मनीष जी बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश की 3 आईएएस और 3 आईपीएस हैं जो आज सेवानिवृत्त होंगे। उनमें अगर हम बात करें तो सेवानिवृत्त होने वाले आईएएस अफसरों में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा हैं महेश कुमार गुप्ता, अपर मुख्य सचिव खाद्य एवं औषधि प्रशासन अनीता सिंह और देवी पाटन मंडल के आयुक्त योगेश्वर राम मिश्रा शामिल हैं। और इसके अलावा 2 डीआईजी समेत 3 आईपीएस अफसर भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनमें भ्रष्टाचार निवारण संगठन में डीआईजी विनोद कुमार मिश्रा है, ईओडब्ल्यू में तैनात डीआईजी शफीक अहमद और विशेष जांच के एसपी राम यज्ञ शामिल हैं। इन अधिकारियों की सेवानिवृत्त से रिक्त होने वाले पदों पर जो लोकसभा चुनाव की अधिसूचना समाप्त होने के बाद तैनाती हो सकती है। मनीष जी बिल्कुल ठीक वहीं है। मैं बात करूंगा जी बिल्कुल ठीक है ज्ञानेश जी। उत्तराखंड से हमारे साथ में हमारे स्टेट ब्यूरो हेड महेश सैनी जी भी जुड़े हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उत्तराखंड की वो तमाम बड़ी खबरें कौन सी है जो इस वक्त अखबार या टेलीविजन की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी है या चर्चाओं में है वो। महेश जी। मनीष जी, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में यूसीसी कानून अभी अक्टूबर के अंतिम तक लागू करने का पूरा मसौदा तैयार कर लिया गया है। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं शत्रुघ्न सिंह जी, उन्होंने बताया कि जो विवाह और लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोग हैं उनको रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है और ये अक्टूबर से संभवतः लागू हो जाएगा। दूसरी ओर सबसे बड़ी जो खबर मनीष जी है वो है सोशल मीडिया पर लगातार कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी कैची धाम गए थे, वो लगातार छा रहा है और लगभग सभी न्यूज पेपर ने उनको स्थान दिया है। आपको बता दूं कि नैनीताल में आईएएस दीपक रावत हैं कमिश्नर, उन्होंने बहुत अलग तरह का एक निरीक्षण किया है। वो सीधे गांव पहुंच गए हैं और उनका जो नैनीताल का गांव है कूपी, यहाँ पर उन्होंने जाकर के निरीक्षण किया, वहाँ के बच्चों से बातचीत की, वहाँ के बुजुर्गों से बातचीत की और उन्होंने वहाँ एक अलग तरह का एक मिसाल कायम कर दिया कि इस तरह का निरीक्षण अभी तक कभी देखा नहीं गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं मनीष जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक यहाँ पर एक आरोपी ईडी ने डिटेन किया है। अमेरिका से वो जमानत पर छूटकर हल्द्वानी आया था, उत्तराखंड के हल्द्वानी आया था। बनमीत सिंह नरोला, उसको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उसके भाई को अप्रैल में ही ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। तो ये बहुत बड़ा है। ये जो नरोला है ये जी बिल्कुल। हेलो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। मनमीत जी, ये हल्द्वानी के जो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स माफिया मनमीत गिरफ्तार हुआ है, इसे 7 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दूं कि उत्तराखंड में गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उत्तराई ने पूरे मतलब ये देखिएगा 45 डिग्री तक का यहाँ कल रिकॉर्ड तापमान देखा गया है, जो कि अक्सर पहाड़ों में नहीं देखा गया। पहाड़ और मैदान लगभग एक सी ही स्थिति बनी रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने कहा है कि चाहे वो निजी अस्पताल हो चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, यहाँ की दवाओं की गुणवत्ता की जांच सभी जगह की होगी। उसके लिए एक विशेष ऑर्डर पास कर दिया गया सरकार ने। अब ना ही कोई गुणवत्ताहीन दवाई बेच सकता है। यदि कोई बेचता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। साथ ही मैं बता दूं आपको मनीष जी, यहाँ नियो मेट्रो का एक प्रोजेक्ट है जो सरकार उसको लेकर के बड़ी उत्साहित है। नीलकंठ रोपवे के नाम से ये जाना जाता है। नीलकंठ ये हरिद्वार के पास भगवान शिव का मंदिर है। वहाँ हरिद्वार से लेकर के नीलकंठ रोपवे बनाया जा रहा है, जिसकी गुणवत्ता को लेकर के जो हाइब्रिड एंटीयूटी मॉडल है उसके ऊपर काम करने का विचार चल रहा है और निश्चित ही वो जल्दी ही उस पर अमली जामा पहना जाएगा। बिल्कुल। दूसरा, चतुर्थ केदार में जो बर्फीली चोटियां हैं बुग्याल, वहां पर श्रद्धालु पहुंच गए हैं।
सतपुड़ा केदार मंदिर की जो स्थिति है, वहाँ लगभग 300 श्रद्धालु एकनाथ रुद्रनाथ पे पहुंच गए हैं। और ये जो मैं बता दूं आपको मनीष जी, ये मंदिर जो है 18 मई को खुला था। और यहाँ पर क्योंकि बहुत हाइट है, यहाँ पर लोग बहुत कम पहुंचते हैं, श्रद्धालु कम पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग लगभग जो एवरेज माना जा रहा है वो 300 के आसपास है। वहाँ की जो सुंदरता है वो माना जाता है कि विश्व में उसकी सुंदरता सबसे अनोखी और अनुपम है। साथ ही मैं बता दूं कि उत्तराखंड में आग जंगलों में लगी हुई है। उत्तरकाशी का जो कलेक्ट्रेट है उससे लगभग 100 मीटर तक आग आ गई थी, लेकिन उस पर काबू पा लिया गया है। लेकिन जंगलों की जो आग है उस पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। ऐसी ही स्थिति लगभग काफी जंगलों में बनी हुई है। तुंगनाथ में भी एक रिकॉर्ड बनाया गया है। इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो नाम दर्ज करने वाले युवा कलाकार इसमें श्रद्धा बछेती और अभिषेक यादव, इन्होंने कैलीग्राफी के दौरान यहाँ पर ये अपना स्थान बनाया है। ये सबसे ऊंचे, दुनिया के सबसे ऊंचे जो शिव मंदिर है तुंगनाथ, यहाँ पर उन्होंने भरतनाट्यम और कैलीग्राफी की है। इससे इनका नाम इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। जी बिल्कुल ठीक है महेश जी। और आपको बता दूं जी बिल्कुल, तमाम बड़ी खबरों के लिए चूंकि अब समय का अभाव है, इसलिए इस पूरी परिचर्चा और प्रेस वार्ता को यहाँ पर विराम देना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया। बता दें कि प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में हमने देश और दुनिया की उन तमाम बड़ी खबरों पर भी चर्चा की, प्रकाश डाला जो हर खासो आम और हर आवाम के बीच में चर्चा का विषय रही है। फिलहाल प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप लगातार बनी रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।